आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 एनसीईआरटी की, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट में बेटा 4 चैप्टर हैं, जिसमें आज हम पहला चैप्टर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ये वीडियोस आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि कम टाइम में पूरा चैप्टर आप यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब कुछ ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें बेटा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग एनिमेट थिंग कहते हैं, और नॉन लिविंग को इनएनिमेट यानी निर्जीव के नाम से जानते हैं। लिविंग के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, इंटरेक्शन हो गया, मूवमेंट, होम्योस्टेसिस, लाइफ स्पैन वेरिएशन। इनमें से जो 6 प्रॉपर्टी हैं, ये एनसीईआरटी में डिटेल में आपको दी गई हैं, जो हम लोगों को पढ़नी है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड इंटरेक्शन। ग्रोथ की बात करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, कोई भी ऐसा लिविंग नहीं जिसके अंदर ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर। सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं सेल डिवीजन यानी माइटोसिस के द्वारा। मल्टी सेलुलर में अगर प्लांट की बात करें बेटा, तो प्लांट में अनलिमिटेड या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, क्योंकि इनमें मेरिस्टम होता है। एनिमल की बात करें तो इनमें लिमिटेड या डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, क्योंकि इनमें कोई मेरिस्टम नहीं पाया जाता, लेकिन सेल डिवीजन रिप्लेसमेंट के लिए चलता रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे एक अमीबा है, ये सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करके 2 डॉटर का फॉर्मेशन करता है, और हम इनविट्रो यानी लैब में कल्चर में इनके नंबर को काउंट भी कर सकते हैं। नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं अगर इंक्रीज इन मास को क्राइटेरिया मान लिया जाए, जैसे सैंड माउंट आपको दिखाया गया, बोल्डर माउंटेन, ये नॉन लिविंग है लेकिन ये ग्रो कर सकते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं अगर इंक्रीज इन मास को क्राइटेरिया मान लिया जाए। तो ग्रोथ की अगर बात करें बेटा, तो लिविंग की जो ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इंटरनल होती है, और नॉन लिविंग की जो ग्रोथ है बेटा वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल के द्वारा ये ग्रोथ होती है। अगर हम डेड की बात करें बेटा, तो जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जा सकता है बेटा, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग नहीं मानते हैं, लेकिन सभी लिविंग ग्रोथ करते हैं, ये बात एकदम कंफर्म है। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा पेरेंट अपनी तरह के प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। अगर प्रोजेनी एग्जैक्टली सिमिलर है तो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, और मोर और लेस सिमिलर तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल, जैसे फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा में, फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में, प्रोटीनिया व मॉसेस में मिलेगा, बाइनरी फिशन अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना में, बडिंग हाइड्रा में मिल जाएगी, इसके अलावा ईस्ट में भी बडिंग पाई जाती है ना। स्पोर फॉर्मेशन फंजाई और एल्गी में होता है, और रीजनरेशन प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जीवन बेकार बेटा। जब रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे तो जिंदा रह के क्या करेंगे, तो म्यूल बेचारा बोझ होता रहता है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, बहुत सारे ऐसे कपल हैं। वर्कर बीज, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बेटा, ये इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, गैमेट नहीं बना सकते, दीज आर इनफर्टाइल, या आप स्ट्राइल कह सकते हो, स्ट्राइल वर्कर बीज। अब कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ लिविंग भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाता है, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब एकदम अलग अलग घटना है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिमस हैं। जैसे अमीबा की बात करें, अमीबा में जो बाइनरी फिशन हो रहा है वो ग्रोथ भी हो, रिप्रोडक्शन भी है। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जितनी भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर चल रही हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर हजारों केमिकल रिएक्शन चल रही हैं। अब कोई भी लिविंग हो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के केमिकल से बने होते हैं। मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, लेकिन नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं पाई जाती है, इसलिए मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन।
अब इन विट्रो रिएक्शन की बात करें, जो लैब के अंदर रिएक्शन होती है बेटा, उनको ना तो लिविंग थिंग कह सकते हो ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं, लेकिन इन्हें लिविंग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगली प्रॉपर्टी बेटा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेल थ्योरी भी आपको बताया गया है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगर कोई लिविंग है तो सेल से जरूर बना होगा। कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, इसको चेतना कहते हैं। अपने सराउंडिंग के बारे में जानकारी होना ही कॉन्शियसनेस है, और ये सबसे ऑब्वियस प्रॉपर्टी लिविंग की, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के बारे में जानकारी रखते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट सभी के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब अगर हम फोटो पीरियड की बात करें, तो फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को प्लांट और एनिमल दोनों में, सीजनल ब्रीडर में खास तौर से। ठीक, ह्यूमन कंटिन्यूअस ब्रीडर होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें बेटा, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कॉन्शियसनेस सभी लिविंग की प्रॉपर्टी, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन की प्रॉपर्टी है। अगर कोई पर्सन ब्रेन डेड है, कोमा में चला गया है, तो उसको ना तो लिविंग कंसीडर कर सकते हो ना ही नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी इंटरेक्शन। जितना भी लिविंग फिनोमिना है वो इंटरेक्शन की वजह से ही होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं। ठीक है, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल, इससे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी लाइफ है, वो सब इंटरेक्शन के द्वारा ही बनी है। अब यहाँ पर एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है हायर लेवल पर, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंटरेक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो नॉन डिफाइनिंग में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ याद कर रखेंगे, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सनेस, ने 3 प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाएंगी। डाइवर्सिटी की बेटा बात करें, तो नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है, उसी को बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ पर 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज के फॉर्म में है, यानी हमारी धरती पर 17 से 18 लाख जातियां हैं। बोलो स्वाहा। ठीक है, अब देखो, जितने भी डिफरेंट काइंड के एनिमल और प्लांट आपको दिखाई देते हैं, उन्हें स्पीसीज कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी टर्म रोजन के द्वारा दिया गया, लेकिन इस टर्म को पॉपुलराइज किया एडवर्ड विल्सन ने। नॉमेनक्लेचर की बात करें बेटा, तो नाम रखने के तरीके को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। 2 तरह के होते हैं, लोकल एंड साइंटिफिक नेम। जैसे लोकल नेम आपका कलुआ है, और आपका स्कूल में नाम साइंटिफिक नेम हो गया रूप कुमार। तो वर्नाकुलर या कॉमन या लोकल नेम जो होते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। जैसे चाइना रोज को हिंदी में गुड़हल, इंग्लिश में सूफ्लार, संस्कृत में पद्मचारिणी कहते हैं। तो लोकल नेम वेरिएबल होते हैं, प्लेस टू प्लेस, लैंग्वेज टू लैंग्वेज, टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। साइंटिफिक या टेक्निकल नेम जो होता है, वो हर लैंग्वेज में एक ही होगा, एक ऑर्गेनिज्म का केवल एक नाम होगा। और साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया भर में एक ही यूज किया जाएगा, और उस नाम को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं करेंगे। किसी भी लैंग्वेज में किसी भी जगह पर जाओगे, तो चाइना रोज का नाम हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस ही मिलेगा। चाहे चाइना जाओ, चाहे तुम इंडिया जाओ, चाहे पाकिस्तान जाओ, कहीं भी चले जाओ, चाहे कहीं ना जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बेटा आईसीबीएन नहीं होगा। देखो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ही आईसीबीएन होगा, ये गलती होती है बायोलॉजिकल और बॉटनिकल में, तो बॉटनिकल वाला बी यहाँ पर आएगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आईसीजेडएन, आईसीजेडएन एनिमल के लिए, आईसीबीएन प्लांट के लिए, एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लिनियस के द्वारा दिया गया था बेटा, और इस सिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म का केवल एक नाम होगा, और उसके साइंटिफिक नेम के 2 कंपोनेंट होंगे। पहला नाम, पहला कंपोनेंट, पहला वर्ड जेनेरिक नेम को बताएगा, जिसको सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज के बारे में जानकारी देगा। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा जेनेरिक नेम है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा। ठीक है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में अगर बात करें, तो यहाँ पर इसका यूज सभी बायोलॉजिस्ट दुनिया भर में करते हैं, और कुछ यूनिवर्सल रूल होते हैं। जैसे
साइंटिफिक नेम के या बाइनोमियल नेम के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला वर्ड जेनेरिक नेम को और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। जेनेरिक नेम इस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम में टी कैपिटल है और ए स्मॉल है। हैंड रिटन करने पर इनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जैसे मैंजीफेरा और इंडिका को अलग अलग अंडरलाइन किया गया है। होमो और सैपियंस को अलग अलग अंडरलाइन किया गया है। ट्रिटिकम और एस्टिवम को अलग अलग अंडरलाइन किया गया है। और या फिर अगर हम बुक में प्रिंट करेंगे तो इटैलिक में प्रिंट करेंगे। अंडरलाइन क्यों करते हैं और इटैलिक में क्यों प्रिंट करते हैं? टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ठीक है। अब बायोलॉजिकल नेम को लैटिनाइज किया जाता है, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। किसी भी लैंग्वेज से वर्ड की ओरिजिन हुई हो, लेकिन उस वर्ड को लैटिनाइज कर दिया जाता है टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ऑथर का नेम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में आता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका के बाद ये लिनियस आया, तो इसका साइंटिफिक नेम होगा मैंजीफेरा इंडिका। शॉर्ट में लिखेंगे लिन, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। कभी भी ऑथर का नाम अंडरलाइन नहीं करेंगे, इटलाइज नहीं करेंगे। एब्रीविएटेड यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसे लिनियस नहीं लिन लिखेंगे। और ऑथर का नेम रोमन टाइप में लिखा जाएगा, जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं रोमन टाइप की। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो साइंटिस्ट का नेम है ये बताता है कि इस स्पीसीज को पहली बार उस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है। अब आते हैं सिस्टमैटिक। ये लैटिन वर्ड सिस्टमा से बना है बेटा, है ना, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिनियस ने अपनी किताब का नाम सिस्टमा नेचुरी रखा था। सिस्टमैटिक टर्म लिनियस के द्वारा ही दिया गया था। न्यू सिस्टमैटिक जूलियन हक्सले के द्वारा टर्म दिया गया था। और बायोसिस्टमैटिक टर्म कैंप और गिली के द्वारा दिया गया था। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। अब अगर हम सिस्टमैटिक की बात करें तो सिस्टमैटिक में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर को भी इंक्लूड किया जाता है। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। टैक्सोनॉमी की बात करें बेटा तो कैरेक्टर के आधार पे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में प्लेस करना ही टैक्सोनॉमी कहलाता है। जैसे कॉकरोच एक ऑर्गेनिज्म है जिसको 3 पेयर ऑफ लेग के आधार पे इंसेक्टा नाम के टैक्सॉन में रखा गया। इसी प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। इतना आसान टैक्सोनॉमी। यस। ह्यूमन को एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर के आधार पर मैमेलिया नाम की क्लास में रखते हैं। मैमेलिया एक टैक्सॉन है, दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में अगर हम बात करें बेटा तो जो पहले टैक्सोनॉमी की जाती थी वो यूजेस पे आधारित थी या बेसिक नीड पे आधारित थी। फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर के आधार पे टैक्सोनॉमी की जाती थी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी बेस्ड है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर यानी साइटोलॉजी, डेवलपमेंट प्रोसेस एम्ब्रियोलॉजी एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी इकोलॉजी। टैक्सोनॉमी की बेसिक क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पर अगर हम बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती है बेटा वो 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, जो आप याद करते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम से चलेंगे ऐसे तो इसको कहेंगे डिसेंडिंग, और अगर स्पीसीज से चलेंगे ऊपर तो इसको कहेंगे असेंडिंग। इसका निमोनिक भी किंग, प्लेस, चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। लेकिन प्लांट में ध्यान रखना है कि फाइलम की जगह पर किंगडम वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट, ऊपर जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग कहलाएगा और नीचे की तरफ आएंगे तो डिसेंडिंग अरेंजमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर जो 7 टैक्सॉन है इनको कैटेगरी या रैंक के नाम से जानते हैं, और ये जो स्टेप वाइज असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट होता है इसी को टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ठीक है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की और मॉडर्न हायरार्की में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब अगर हम बात करें, देखो यहाँ लिखा फाइलम इज यूज्ड इन एनिमल बट डिवीजन इज यूज्ड इन प्लांट, ये वाला ध्यान रखना है आप। अब स्पीसीज से शुरू करेंगे। स्पीसीज लोवेस्ट टैक्सॉन होता है, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन होता है, सबसे बेसिक यूनिट होता है ये। ठीक है। और स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो अर्नेस्ट मायर के द्वारा दिया गया था। अर्नेस्ट मायर की बात करें तो अर्नेस्ट मायर को कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्होंने करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी है बायोलॉजिकल स्पीसीज की। ठीक है। ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डाइवर्सिटी के बारे में बताया, और 80 साल का इनका साइंटिफिक कैरियर 6 फील्ड में जाता है। हॉस्टेज कोट से हम इसको याद कर सकते हैं। इनको 3 प्राइज दिए गए थे जिनको मिलाकर ट्रिपल क्राउन के नाम से जाना जाता है। बाल्जन प्राइज,
इंटरनेशनल प्राइज, क्राफोर्ड प्राइज, इसको सीबीआई से याद कर सकते हो, क्राफोर्ड, बाल्जन एंड इंटरनेशनल प्राइज। जीनस की बात करें बेटा तो जीनस में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को रखा जाता है, ठीक है। जैसे पैंथरा नाम के जीनस के अंदर लियो, टिग्रिस और पैराडस, ये 3 अलग अलग स्पीसीज इनको रखा गया। सोलैनम नाम के जीनस के अंदर ट्यूबरोसम, मिलोंजिना और नाइग्रम स्पीसीज को रखा गया है। जीनस के अंदर एक या एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती हैं। अगर एक स्पीसीज है तो उसे मोनोटिपिक जीनस कहते हैं और एक से ज्यादा है तो उसे पॉलीटिपिक जीनस कहते हैं। अब आते हैं फैमिली की बात करते हैं। फैमिली के अंदर रिलेटेड जेनरा को रखा जाता है। जैसे सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, 3 अलग अलग जेनरा हैं, इनको एक ही फैमिली सोलेनेसी के अंदर रखा गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें पैंथेरा की बात करें और फेलिस की बात करें तो पैंथेरा जीनस से लायन, टाइगर, लेपर्ड का और फेलिस है कैट का। इन दोनों जीनस को एक ही फैमिली फेलिडी में रखा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डॉग के बारे में तो उसको कैनिडी नाम की फैमिली में रखा गया है। फैमिली के लिए जो सफिक्स होते हैं, प्लांट की फैमिली में जो सफिक्स होते हैं बेटा वो एसी आता है, जैसे सोलेनेसी, कॉन्वोल्यूलेसी, एनाकार्डिएसी, पोएसी। एनिमल में आईडी आता है, जैसे फेलिडी, कैनिडी, होमिनिडी, इस तरीके से यूज करते हैं। ऑर्डर की बात करें तो बेटा ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, क्लास इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। फाइलम की बात करें तो फाइलम इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस एनिमल के केस में, एंड डिवीजन इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस प्लांट के केस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं बेटा तो एक ऑर्डर है, ऑर्डर में एक सफिक्स यूज करते हैं बेटा एल्स, प्लांट ऑर्डर में, जैसे सेपिंडेल्स हो गया, पोएल्स हो गया, है ना। तो ऑर्डर में जनरली एल्स नाम का सफिक्स यूज किया था, यहां पर आप देख भी सकते हैं, ये देखो। सोलेनेसी और कान्वोल्यूलेसी दोनों फैमिली को एक साथ एक ही ऑर्डर पॉलीमोनियल में रखा गया। मैंगो की फैमिली है एनाकार्डिएसी, जिसको ऑर्डर सेपिंडेल में रखा गया है। वीट की फैमिली पोएसी है और इसका ऑर्डर पोएल्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। फेलिडी और कैनिडीन दोनों फैमिली को एक ही ऑर्डर कॉर्निवोरा में रखा गया है। और ह्यूमन की फैमिली होमिनिडी है और इसका ऑर्डर बेटा प्राइमेटा हो जाएगा।